नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का सिविल सर्विस एग्ज़ाम का प्रीलिम्स पेपर 1 जीएस पेपर 1, जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर था 2020 का। तो क्वेश्चन डिस्कस होंगे आज 51 से लेकर 60 तक। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन लिखा, विद रेफरेंस टू द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर इट्स मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लिखा, इट इज़ द इन्वेस्टमेंट थ्रू द कैपिटल इंस्ट्रूमेंट। कैपिटल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होता है इसेंशियली इन द लिस्टेड कंपनी। ये भी आपका सही है कि आपका इसेंशियली आपका देखने को मिलता है, पर मेजर बोल रहा है तो मेरे मेजर कैरेक्टरिस्टिक होता है इट इज़ अ लार्जली नॉन डेट क्रिएटिंग। बिल्कुल सही है, नॉन डेट होता है और कैपिटल फ्लो होता है इसमें, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर बनेगा आपका ये। तीसरा लिखा है इट इज़ द इन्वेस्टमेंट विच इन्वॉल्व द डेट सर्विसिंग, तो ये गलत है। और चौथा लिखा हुआ है इट इज़ द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, तो ये आपका गलत है, क्योंकि दो चीज़ होती है, एक एफडीआई होता है और एक होता है आपका कौन सा एफआईआई, जिसके अंदर आपका पोर्टफोलियो भी आ जाता है। इन्वेस्टमेंट जो आपका देखने को मिलता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है, उसके अंदर आपका एफपीआई भी आ जाता है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, सेफ होता है थोड़ा सा। ये आपका शॉर्ट टर्म के लिए होता है इन्वेस्टमेंट, और ये कैसा होता है थोड़ा सा आपका रिस्की होता है। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। मैं पढ़ लेता हूँ इसके बारे में। लिखा हुआ है डेट सर्विस, तो लिखा हुआ है डेट सर्विस इज द कैश दैट इज रिक्वायर्ड टू कवर द रिपेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल ऑन अ डेट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। एफडीआई हैव नो लिंक विद दिस कॉन्सेप्ट। तो पहला तो आपका ये गलत हो जाता है, जो तीसरा वाला था जहाँ पे डेट की बात हो रही थी। तो एफडीआई का इससे कोई रिलेशन नहीं है कि आपका कोई रिपेमेंट होता है इंटरेस्ट का या प्रिंसिपल का। नेक्स्ट लुक द इन्वेस्टमेंट इज डन थ्रू द कैपिटल इंस्ट्रूमेंट इन फर्स्ट एंड अनलिस्टेड इंडियन कंपनीज, और सेकंड 10% और मोर देन द पोस्ट इशू पेड ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑन अ फुली डायलूटेड बेसिस ऑफ द लिस्टेड इंडियन कंपनीज। तो पहला वाला भी आपका गलत हो जाता है कि यहाँ पर 10% वाला सीन हो जाता है, ठीक है ना, कि आपकी इंडियन कंपनी होनी चाहिए, या फिर दूसरा क्या होना 10% से ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए डायलूटेड फॉर्म में। नेक्स्ट आता है एफडीआई इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड इन इक्विटीज और द इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट और द डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द कंपनी एंड दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो ये डायरेक्टली आपकी कनेक्टेड नहीं होती। अब देख लीजिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, डज द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ये किस में होता है आपका जी सेक में आपका क्या होता है इन्वेस्टमेंट होता है। FII refers to the group of the investor who help to bring the FPI into a country। तो FII क्या होता है, एक पार्ट है FPI का पोर्टफोलियो का। इन द अदर वर्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इज द वे थ्रू द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज डन। अब आता है FDI इज द इन्वेस्टमेंट बाय अ नॉन रेजिडेंट एंटिटी। ये कौन होता है आपका, जब फॉरेन से आते हैं, कोई आपका भारतीय नहीं होना चाहिए, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया इन द कैपिटल ऑफ एन इंडियन कंपनी अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ट्रांसफर ऑफ द इश्यू ऑफ द सिक्योरिटी बाय पर्सनल पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया रेगुलेशन 2017। एफडीआई और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, याद रखना कि आपका जो एफडीआई होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, जबकि और कैसा होता है नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल होता है, इसमें फ्लो करता है आपका। तो ये आपने याद रखना है एज इट हैज़ नो डायरेक्ट रीपेमेंट ऑब्लिगेशन फॉर द रेसिडेंट। दूसरी बात आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो आपका एफआईआई होता है ये आपका कैसा है शॉर्ट टर्म हो सकता है। अच्छा, डेट फ्लो के बारे में लिखा हुआ है डेट फ्लो इज अ टाइप ऑफ द फॉरेन कैपिटल वेयर देयर इज एन ऑब्लिगेशन फॉर द रेजिडेंट टू पे इट। नॉन डेट में आता है नॉन डेट फ्लो इज वन वेयर देयर इज नो डायरेक्ट रिपेमेंट ऑब्लिगेशन फॉर द रेजिडेंट। जैसे आपका एग्जांपल, तो नॉन डेट में दोनों आ जाते हैं, जैसे एफडीआई एफपी आ जाता है, डिपॉजिट रिसिप्ट आ जाती हैं। नॉन डेट फ्लोज ये आ जाते हैं ईसीबीज एफसीसीबीज, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स आ गए, एनआरआई डिपॉजिट्स आ गए, बैंकिंग कैपिटल आर डेट क्रिएटिंग फ्लोज आ जाते हैं। तो याद रखना कि चाहे वो एफडीआई हो चाहे एफपीआई, ये नॉन डेट फ्लो होता है, इसमें किसी भी तरीके का कोई डायरेक्ट आपका रीपेमेंट सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलता। अच्छा, बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर बात करें, दो तरीके के होते हैं, करंट अकाउंट पे होता है, दूसरा कैपिटल अकाउंट पे होता है। करंट अकाउंट पे दो तरीके से, एक विजिबल होता है एक इनविजिबल होता है आपका। विजिबल में जैसे क्रूड ऑयल, कार्ड्स, मोबाइल, कंप्यूटर कोड, इस तरीके से अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट परचेज ये चीज़ देखने को मिलती है। इनविजिबल में जैसे आपकी सर्विसेज आती हैं, तो ये आपकी जुड़ती हैं। इनकम आ जाती है, जैसे प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंट आ जाता है, ये आपका नेगेटिव होता है। और ट्रांसफर्स आ जाए, रेमिटेंसेज हो गए, डोनेशन हो गए, गिफ्ट आ गए, तो ये इनविजिबल में आते हैं। कैपिटल अकाउंट की बात करें तो उसमें इन्वेस्टमेंट, लोन और बैंक अकाउंट्स आते हैं। इन्वेस्टमेंट में आपका दो तरीके का इन्वेस्टमेंट आता है, एफडी और एफआईआई। लोन की अगर बात करें तो उसमें गवर्नमेंट आ जाते हैं, ईसीबी आ जाती है आपके, और बैंक में देखें तो आपका बैंक अकाउंट में एनआरआईज आ जाते हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर। अच्छा, दोनों में अंतर लिखा हुआ है। तो एफडीआई रेफर टू द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द फॉरेन इन्वेस्टर टू ऑब्टेन अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द एंटरप्राइज लोकेटेड इन द डिफरेंट कंट्रीज।
या FPI रेफर टू द इन्वेस्टमेंट इन द फाइनेंशियल असेट्स, ये किस में होता है, फाइनेंशियल असेट्स ऑफ द फॉरेन कंट्रीज सच एज द स्टॉक और बॉन्ड। तो अब देख लीजिए कि FPI में जो होता है वो किस में होता है, आपका बॉन्ड में आपका क्या होता है, इन्वेस्ट किया जाता है, बॉन्ड्स वगैरह ये स्टॉक या आपका स्टॉक्स में किया जाता है। इन्वेस्टर अगर देखेंगे FDI का एक्टिव होता है, इसमें पैसिव होता है, इसमें जो आपका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है इसमें इनडायरेक्ट होता है, इसमें जो डिग्री ऑफ कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का हाई होता है, इसमें क्या होता है लो होता है। ये आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये आपका शॉर्ट टर्म है। ये आपका एफिशिएंट होता है, ये लेस एफिशिएंट होता है। ये फिजिकल एसेट्स ऑफ द फॉरेन कंट्री, ये आपका फाइनेंशियल एसेट्स है, ठीक है ना। और ये डिफ़िकल्ट होता है एंट्री करना या एग्जिट करना, इसमें क्या होता है काफ़ी ईजी होता है। तो ये थोड़ा कैसा होता है, रिस्की हो जाता है फिर किसी कंट्री के लिए। अगर यहाँ पे देखेंगे ट्रांसफर ऑफ द फंड टेक्नोलॉजी एंड द अदर रिसोर्सेज टू द फॉरेन कंट्री, कैपिटल इनफ्लोज टू द फॉरेन कंट्रीज, रिस्क इन्वॉल्व होता है, स्टेबल्ड होता है, यहाँ पे वॉलेटाइल होता है, ज़्यादा रिस्क होता है आपका। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ द इंडिया एट प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अगर इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें, चलिए पहले लिखा हुआ है इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इट्स मर्चेंडाइज इम्पोर्ट्स, ठीक है। तो एक्सपोर्ट आपका इम्पोर्ट से कम है, ये बोला जा रहा है। नेक्स्ट लिखा हुआ है इंडियाज इम्पोर्ट ऑफ द आयरन स्टील केमिकल फर्टिलाइजर एंड मशीनरी हैव डिक्रीज इन द रिसेंट ईयर, ये तो गलत है। अगर मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट की बात करें तो वो आपका कम है, भारत आज भी मर्चेंटाइज क्या करता है, ज़्यादा इंपोर्ट करता है बजाय किसके, एक्सपोर्ट की। तो ये तो सही है। पर लिखा इंडियाज इंपोर्ट ऑफ द आयरन स्टील केमिकल फर्टिलाइजर मशीनरी हैव डिक्रीज इन रिसेंट ईयर, नहीं। अगर आप बात करेंगे ना स्टील मैन्युफैक्चरिंग में, तो इंडिया सेकंड नंबर पे आता है वर्ल्ड में, और लगातार इसको क्या कर रहा है, आपका बढ़ा रहा है। इसके लिए एक आपका मिशन भी चल रहा है, मिशन पूर्वोदय, ठीक है ना, मिशन पूर्वोदय भी चल रहा है, जिसके तहत क्या है कि पूर्वोत्तर भारत को, नहीं पूर्वोत्तर नहीं, जो जैसा आपका उड़ीसा हो गया, आपका झारखंड हो गया, आपका वेस्ट बंगाल हो गया, तो इस क्षेत्र को एक हब बनाना है, स्टील हब बनाना है। आप जानते हैं पहले पे चाइना आता है, चाइना काफ़ी ज़्यादा आगे है भारत से भी, और किससे, चाइना जापान से भी। तो भारत और जापान, ये तीन कंट्रीज स्टील प्रोडक्शन में नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 है। भारत क्या कर रहा है, भारत की मदद मिशन पूर्वोदय में भारत में स्टील को मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जापान भी मदद कर रहा है। तो ये तो आपका गलत है कि डिक्रीज़ हुआ है, डिक्रीज़ नहीं इंक्रीज़ हुआ है, ये गलत है यहाँ पे। इंडियाज़ एक्सपोर्ट ऑफ द सर्विसेज आर मोर देन इट्स इम्पोर्ट, बिल्कुल सही है। हम सर्विसेज ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। सर्विसेज मतलब होता है कि जो मैंस पावर होती है उसे ज़्यादा भेजा जाता है बाहर के देशों में, तो एक्सपोर्ट ज़्यादा है बजाय इंपोर्ट के। इंडिया सफर्स फ्रॉम एन ओवरऑल ट्रेड करंट डेफिसिट, बिल्कुल सही है। इंडिया अगर देखा जाए तो अभी आपका करंट या ट्रेड डेफिसिट में जाता है। ट्रेड डेफिसिट में क्या होता है कि आपका जो आपका एक्सपोर्ट होता है वो आपका लेस होता है किससे, इंपोर्ट से। हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, सरप्लस में ये चीज़ उल्टी हो जाती है। तो दूसरा वाला गलत है, बाकी सारे सही है। तो आंसर बन जाएगा फर्स्ट, थर्ड एंड द फोर्थ। तो मैं पढ़ लेता हूँ। इंडिया इज अ नेट एक्सपोर्टर इन द सर्विसेज, ऑब्जर्विंग द रिसेंट ट्रेंड देयर वाज अ सरप्लस ऑफ द 6.84 बिलियन इन द जून। तो ये पिछले साल का आपका, विद एक्सपोर्ट स्टैंडिंग एट द 16.48 मिलियन एंड इम्पोर्ट्स। अब देख लीजिए, एक्सपोर्ट जो था 16.48 बिलियन का था सर्विसेज में, और इंपोर्ट केवल 9.64 बिलियन का था, लगभग दुगना है हमारा सर्विसेज में अगर देखा जाएगा इंपोर्ट आपका एक्सपोर्ट। अच्छा, नेक्स्ट लिखा RBI एज पर RBI डाटा इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द अप्रैल अगस्त 2019-20 was 133 बिलियन USD एज कम्पेयर टू 210 बिलियन ऑफ द इंपोर्ट ड्यूरिंग द सेम पीरियड। तो इससे पता लग जाता है आपका पहला सही है। और अगर देखेंगे तो ये आपका ट्रेड बैलेंस चल रहा है आपका 2015, 16, 17, 18। तो इस तरीके से आपका ट्रेड बैलेंस जो देखने को मिल रहा है वो किस में चल रहा है, माइनस में चल रहा है। अच्छा, इंडिया ट्रेड डेफिसिट नैरोड शार्पली इन द USD 6.77 बिलियन अगस्त 2020। चलिए आगे लिखा, एक्सपोर्ट ऑफ द आयरन स्टील प्रोड्यूसेस विटनेस अ शार्प राइज ऑफ द मोर देन 100% इन जून 2020। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना आप लोग, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट समटाइम्स फाउंड इन न्यूज रेफर टू अ ग्रेड ऑफ। तो वेस्ट टेक्सास ये यूज होता है आपका क्रूड ऑयल के लिए। लिखा हुआ है देयर आर अबाउट द 160 क्रूड ऑयल्स दैट आर ट्रेडेड इंटरनेशनली, दे वेरी इन द टर्म्स ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द क्वालिटी। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट एंड द ब्रांड क्रूड ऑयल आर द टू मेजर टाइप्स ऑफ द क्रूड ऑयल बेंचमार्क्स एट द इंटरनेशनल एरिना। अब देख लीजिए, दो हैं, एक तो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट है और दूसरा है ब्रांड क्रूड ऑयल। कंपैरिजन ऑफ द WTI एंड द ब्रांड क्रूड ऑयल इज एज फॉलो। तो देख लीजिए WTI का देखेंगे वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, तो देखिए बेंचमार्क क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अमेरिका। जबकि यहाँ पर क्या आता है आपका नॉर्थ सी, नॉर्वे, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम मतलब यूरोपियन नेशन आता है। यहाँ पे US ऑयल प्राइस आपका चलता है, जबकि यहाँ पे OPEC के हिसाब से चलता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के हिसाब से चलता है।
यहाँ पे देखेंगे न्यूयॉर्क मर्चेंटाइल एक्सचेंज, यहाँ पे ट्रेडेड होता है, यहाँ पर आपका इंटरनेशनल एक्सचेंज लंदन यूज़ होता है। यहाँ पे लो शेयर एट इंटरनेशनल ट्रेड बट द फ्यूचरिस्टिक अपॉर्चुनिटी ज़्यादा देखने मिलती है। यहाँ पे 2/3 ऑफ द वर्ल्ड क्रूड कॉन्ट्रैक्ट आर साइंड ब्रेंट ऑयल बेंचमार्क, तो इसमें ज़्यादा है आपका, ठीक है ना। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी नॉन फाइनेंशियल डेट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, हाउसिंग लोन्स ओड बाय हाउस होल्ड, बिल्कुल सही है। अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन द क्रेडिट कार्ड की भी सही है, और ट्रेजरी बिल से आपके टी बिल्स भी यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज द राइट आंसर। तो लिखा व्हेन एन इकोनॉमी बोरो मनी टू बी पेड बैक एट द फ्यूचर डेट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट इट इज़ नोन एज द डेट फाइनेंस। याद रखिए, जब कभी भी क्या होता है, कोई चीज़ बोरो की जाती है, खरीदी जाती है या बोरो की जाती है, ठीक है ना, उधार ली जाती है, तो उसे क्या करना होता है कि आपको पे करना होता है किसी भी फ्यूचर डेट में, तो उसे डेट फाइनेंसिंग बोलते हैं। डेट फाइनेंसिंग में इंक्लूड द 2 टाइप्स। पहला होता है पब्लिक डेट, तो इसमें क्या होता है, इट इज़ द टोटल अमाउंट बोरोड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। तो पब्लिक डेट में क्या होता है, ये गवर्नमेंट क्या करती है, उधार लेती है। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, तो एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। दूसरा आता है आपका नॉन फाइनेंशियल डेट, तो इट कंसिस्ट ऑफ द क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द गवर्नमेंट एंटिटीज, हाउस होल्ड एंड द बिजनेस विच आर नॉट कवर्ड इन द फाइनेंशियल सेक्टर। हाउसिंग लोन्स आउट बाय द हाउस होल्ड, अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन द क्रेडिट कार्ड, ट्रेजरी बिल्स, क्रेडिट कार्ड बैलेंस, ये सारे आपके नॉन फाइनेंशियल डेट है। पब्लिक डेट एंड द प्राइवेट डेट, तो लिखा हुआ है द मनी ओड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, ये पब्लिक डेट है। ऑल द लोन्स डेट रेज्ड बाय द प्राइवेट कंपनीज दैट कॉर्पोरेट सेक्टर एंड इंडिविजुअल्स सच एज द होम लोन्स, ऑटो लोन्स एंड द पर्सनल लोन्स, ये सारे प्राइवेट डेट में आते हैं आपके। अब डेट मैंने बताया था, इसमें क्या होता है, रीपेमेंट होती है आपकी। नेक्स्ट आते हैं, इन इंडिया वाई आर सम न्यूक्लियर रिएक्टर्स केप्ट अंडर द IAEA सेफगार्ड। तो ये आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एक्सचेंज एनर्जी एजेंसी है, आई थिंक ये फुल फॉर्म इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है ना, हाँ ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी सेफगार्ड वाइल अदर आर नॉट। तो लिखा सम यूज यूरेनियम एंड अदर यूज थोरियम, तो ऐसे नहीं है, दोनों ही आपके क्या है, माने जाते हैं एटॉमिक से रिलेटेड है, न्यूक्लियर आपका फ्यूज़न पे काम करते हैं। तो थोरियम भी यूज़ होता है आपका एज अ फ्यूल, और यूरेनियम भी होता है, तो ये तो आपका नहीं हो सकता। सम यूज इंपॉर्टेंट यूरेनियम एंड अदर यूज डोमेस्टिक सप्लाईज, हाँ ये आपका सही है कि कुछ आपका क्या होता है कि जो IAEA के अंदर आते हैं, हालांकि भारत पार्ट नहीं है, एक चीज़ जैसा आपका न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम का पार्ट नहीं है भारत, NSG का, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का। तो यहाँ पर क्या होता है कि USA के साथ हमारी डील है। फिर क्या होता है कि जितने भी आपके क्या होते हैं, ये आपके जो प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, खासकर किससे रिलेटेड, न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड, तो यहाँ पे आपकी एक एजेंसी आती है। पर यही अंतर है कि अगर आप इंपोर्ट करते हैं यूरेनियम को तो उसकी जांच बैठेगी, जबकि आपका डोमेस्टिक सप्लाई की नहीं बढ़ती। तो ये आपका आंसर बन जाएगा, बाकी तो गलत ही होगा। सम आर ऑपरेटेड बाय द फॉरेन एंटरप्राइज एंड अदर आर ऑपरेटेड, तो ये गलत है। सम आर स्टेट ओन्ड एंड द अदर, नहीं ये गलत है। तो आंसर कौन सा बन जाएगा, सेकेंड। तो लिखा हुआ है IAEA safeguard are a set of the technical safeguard applied by the IAEA to independently verify any nuclear facility to check if it is not misused or deviated from the peaceful uses. Under Article 3 of the Non-Proliferation of the Nuclear Weapon Treaty, all the non-nuclear weapons states are required to conclude a safeguard agreement with the IAEA. Total 26 of the India's nuclear facilities are under IAEA. तो याद रखना टोटल कितनी अभी 26 है। The 2 Russian PLWR and the 2 PSW reactor are recently bought under the IAEA safeguard. अच्छा, इसकी बात करें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की, तो ये स्टेबलाइज हुआ था 1957 में। हेडक्वार्टर्स का वियना ऑस्ट्रिया में आपको देखने को मिलेगा। 171 मेंबर कंट्री है इसकी। अच्छा, लेटेस्ट मेंबर जो बना है वो सेंट लूसिया बना है, जिसने 2019 में इसको ज्वाइन किया था। इसके कुछ चीफ एरिया आते हैं, वर्किंग कंडीशन की, तो सेफ्टी एंड द सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेफगार्ड एंड द वेरिफिकेशन। तो याद रखना 1957 में IAEA फाउंड हुआ था। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू द ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर ट्रिम्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो लिखा हुआ है क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स बाय द फॉरेन इन्वेस्टर आर प्रोहिबिटेड, बिल्कुल सही है कि आपका क्या होता है, प्रोहिबिटेड होता है, निषेध होता है उनमें। नेक्स्ट दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेजर रिलेटेड टू ट्रेड इन द बोथ गुड्स एंड सर्विस, नहीं ये गलत है। दे आर नॉट कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही है कि कंसर्न नहीं होते हैं कोई भी रेगुलेशन अगर रिलेटेड है फॉरेन इन्वेस्टमेंट से। तो आंसर जो बनेगा फर्स्ट एंड थर्ड। तो लिखा हुआ है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स प्रोवाइड क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन द इंपोर्ट्स बाय द फॉरेन इन्वेस्टर्स आर प्रोहिबिटेड, तो ये बिल्कुल सही था। ट्रिम्स एग्रीमेंट अप्लाइज ओनली टू इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटेड टू
trade in goods and the not in the services, and it is mentioned in the article 1st of the TRIPS agreement. As per the TRIPS agreement, members are required to notify the WTO Council for the trade in the goods for their existing TRIPS that are inconsistent with the agreement. TRIPS are rules that restrict the preference of the domestic firms and they thereby enable the international firm to operate more easily within the foreign markets. They don't regulate the foreign investment as such, which is governed by the FEMA और द DIPP गाइडलाइंस रेगुलेशन. तो ये आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है. चलिए आगे है कुछ इसमें बताने लायक, ये पढ़ लेना आप लोग. नेक्स्ट आता है, इफ द RBI डिसाइडेड टू अडॉप्ट एन एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इट नॉट डू. कौन सा नहीं करना पड़ेगा, तो कट एंड ऑप्टिमाइज द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. आपको बिल्कुल अगर आपको एक्सपेंशनिस्ट करना है तो आपको मार्केट को खोलना पड़ेगा. मार्केट खोलना है तो आपका जो फ्लो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए. तो कट करना पड़ेगा बिल्कुल, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को आपको कट करना पड़ेगा. इंक्रीज इन द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत है. इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज करना होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको लिक्विडिटी देनी होती है RBI को. किसको, जो आपके बैंक्स होते हैं, तो लिक्विडिटी बढ़ानी होती है. तो ये आपका इंक्रीज करना ये गलत हो जाएगा. कट द बैंक रेट एंड द रेपो रेट, बिल्कुल सही है. आपको बैंक रेट और रेपो रेट क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा. ये बिल्कुल सही है आपका. तो आंसर बन जाएगा कौन सा आपका गलत है, नॉट डू. तो ये आपका सेकंड वाला. तो ये सारी पॉलिसीज़ हैं, याद रखिए कि जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो बाई मंथली पॉलिसी होती है. तो यहाँ पे MTC यानी MSLR मार्जिन स्टैंडिंग फास्ट फैसिलिटी रेट आएगा. तो कॉन्ट्रैक्टरी पॉलिसी जब आपकी होती है, जब कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, श्रिंक करना होता है, आपको कट डाउन करना होता है, तो आपको सबको इंक्रीज़ करना होगा. जब एक्सपेंशन आता है तो सबको डिक्रीज़ करना होगा. ये आपने याद रखना, कट डाउन करना होता है सारी चीज़ों को. अभी अगर CRR कैश रिजर्व रेशियो की बात करेंगे तो 4% के आसपास है. SLR की बात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की बात करेंगे तो ये 18% के आसपास है. रेपो रेट की बात करेंगे 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 4.25% और बैंक रेट आपका 4.25% है. एक चीज़ याद रखना, CRR जो होता है, एक चीज़ मान के चलिए, अगर मान लीजिए RBI के पास, मान लीजिए बैंक के पास 100 रुपये, बैंक के पास बोल रहा है, बैंक के पास कितने 100 रुपये हैं, तो उसको 4 रुपये अपने पास एज अ सिक्योरिटी रखने पड़ेंगे, एज अ सिक्योरिटी. इस पर वो छेड़ाखानी नहीं कर सकता, ठीक है ना. ये 4% आपका है, कैश रिजर्व रेशियो होता है, इसे रखना होता है. और ये रखना होता है किसके पास, तो बैंक रखता है इसे किसके पास, RBI के पास. ये आपने याद रखना है, RBI के पास ये आपका जमा होता है. इस पर कोई भी किसी भी तरीके का इंटरेस्ट RBI पे नहीं करता. SLR 18% होता है, ये बैंक को अपने पास ही रखना होता है, बैंक को अपने पास ही रखना पड़ता है 18%. इस पर वो छेड़ाखानी नहीं कर सकता, ठीक है ना. रेपो रेट जो होता है वो क्या होता है कि आपका जो RBI है इस रेट पे पैसा देता है किनको, बैंक को, ठीक है. और रिवर्स रेपो रेट की बात करेंगे तो उल्टा होता है, बैंक पैसा देता है किसको, आपका RBI को. मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट की बात करेंगे, जब लिक्विडिटी कम हो जाती है किसी बैंक के पास तो RBI फिर क्या करता है, उस बैंक को क्या देता है, पैसा देता है. और बैंक रेट भी आपका सेम होता है, रेपो रेट जैसा ही होता है, पर ये आपका शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये थोड़ा आपका लॉन्ग टर्म के लिए होता है. ये आपने याद रखना है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी आफ्टर द 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो लिखा, वर्कर प्रोडक्टिविटी एज पर वर्कर एट 2004-5 प्राइजेस इंक्रीज इन द अर्बन एरियाज वाइल इट डिक्रीज इन द रूरल. ये गलत है, अर्बन एरियाज में जरूर बढ़ा है पर आपका डिक्रीज नहीं हुआ है रूरल एरिया में, तो ये आपका गलत हो जाता है. द परसेंटेज शेयर ऑफ द रूरल एरियाज इन द वर्क फोर्स स्टिल इंक्रीज, द परसेंटेज शेयर ऑफ द रूरल एरियाज इन द वर्क फोर्स, नहीं ये नहीं हुआ था आपका, ये कमी आई थी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है. इन रूरल एरिया द ग्रोथ इन द नॉन फार्म इकॉनमी इंक्रीज, बिल्कुल सही है. द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज्ड, द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज्ड, आई थिंक ये सही है. आंसर बन जाएगा 3rd and 4th. तो लिखा हुआ है, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, एज पर नीति आयोग रिपोर्ट वर्कर प्रोडक्टिविटी हैज इंक्रीज बोथ द रूरल एंड अर्बन एरियाज. तो मैंने आपको बताया था, कंसिडर द डाटा शोन बाय बिलो फॉर द रूरल एरियाज. तो इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं इसे. नेक्स्ट देख लेते हैं, तो यहाँ पर कुछ इकॉनमी और वर्क फोर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ द शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव जो बैंक्स होते हैं DCCB डिलीवर मोर क्रेडिट इन द कंपैरिजन टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक. ये गलत है, नहीं वो डिलीवर मोर नहीं करते, क्रेडिट होता ही नहीं. शेड्यूल कमर्शियल बैंक से ज़्यादा नहीं कर सकते, या RRB से आपका ज़्यादा नहीं कर सकते, ये कम करते हैं, तो ये गलत है. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द DCCB इज टू प्रोवाइड द फंड टू द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी. ये बिल्कुल सही है आपका. तो आंसर बन जाएगा सेकंड, ओनली सेकंड इज द राइट आंसर.
ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। तो लिखा हुआ है इन इंडिया अंडर साइबर इंश्योरेंस फॉर द इंडिविजुअल विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स आर जनरली कवर्ड इन एडिशन टू पेमेंट फॉर द लॉस ऑफ द फंड्स एंड द अदर बेनिफिट्स। तो लिखा कॉस्ट ऑफ द रिस्टोरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इन द केस ऑफ द मालवेयर डिस्टर्बिंग एक्सेस टू वंस कंप्यूटर, बिल्कुल सही है। कॉस्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर इफ सम मिसकरेंट विलफुली डैमेज इट इफ प्रूव्ड सो, तो ये गलत है, कॉस्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर नहीं दी जाती। कॉस्ट ऑफ द हायरिंग द स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ द केस इन द साइबर एक्सटॉर्शन, ये बिल्कुल सही है। कॉस्ट ऑफ द डिफेंस इन द कोर्ट ऑफ द लॉ इफ एनी थर्ड पार्टी फाइल्स अ सूट, ये बिल्कुल सही है आपका। तो आंसर बन जाएगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। चलिए यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ये सारी चीज़ें तो मैंने बता दी आपको। तो लिखा होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे इड़ाई बोला जाता है, is keen on the evolving basic standard cyber liability insurance product. The 9-member group concept with consultant liability insurance, PMS as a chairman, has been tasked to explore the possibility of developing the standard coverage, exclusion, optional extension for the various categories. तो इड़ाई जो आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1997 आई थिंक सो, ये आपका इड़ाई फॉर्म्ड हुआ था। चलिए, तो इस वीडियो का पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में शेयर कर दूंगा। यूट्यूब में अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है, जिससे आपको जितनी वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा रही है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती चली जाएंगी। हम फेसबुक पे भी, वहाँ पे भी जाके आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी है, वहाँ पे भी जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।